हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया FSR टॉपिक जो है वो हमारा चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन बनाने के मेथड की बात हम कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो ये मानो कि ज़्यादातर जो रिएक्शन है ना एल्केन बनाने के मेथड्स में वो हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया और इसके अलावा जो वो अपने पास डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, है ना। तो ये तीनों रिएक्शन जो है वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। एक दो छोटी छोटी रिएक्शंस और बाकी है जिनसे हम क्या करेंगे, एल्केन बनाएंगे। और इसके अलावा एल्केन की एक दो मतलब अलग रिएक्शंस है, उनसे एल्केन तो नहीं बनता है लेकिन वो एल्केन की ही प्रॉपर्टीज है, तो वो हमें पढ़नी है। और आज की क्लास में हम जो है वो इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखना जरा, लास्ट क्लास में डीकार्बोक्सिलेशन तक की बात हमने करी थी, है ना। मैं वापस से एक बार लिख देता हूं कि डीकार्बोक्सिलेशन में क्या करना आपको। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब एक तरीके से होता है क्या, CO2 का बाहर निकलना। CO2 जो है वो मॉलिक्यूल छोड़कर बाहर जाएगी। तो यहां देखो जरा कि कंडीशन ऐसी है, हमारे पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, आपको सिंपली इसको क्या करना है, NaOH और साथ में CaO के साथ इसको क्या करना है, हीट करना है। तो जब आप इसको NaOH CaO के साथ हीट करोगे तो CO2 यहां से बाहर जाएगा और क्या बनेगा, RH, और साथ में CO2 जो है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। ये कंडीशन आती है, एल्केन हाइड्रोकार्बन जो है यहां पर बनता है, ठीक। फिर देखो कि भाई यहां कुछ ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिनको केवल और केवल हीट करना होता है, केवल हीटिंग से ही CO2 रिलीज हो जाती है, वहां पर आपको जो सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो वो मैं लिख देता हूं कि भाई सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, गिव्स CO2 ओनली ऑन हीटिंग। भैया जी कुछ अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होते हैं जिनमें CO2 केवल उनको हीट करने से ही CO2 क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। कहने का मतलब केवल हीट करने से ही उनका क्या हो जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। जैसे आप समझो कि सबसे पहला जो इसमें है ना वो अपने पास है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कि भैया जी जो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनको केवल हीट करने से ही जो है वो ये एक तरीके से यहां पर CO2 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। अब यार केवल हीट करने से कैसे बाहर होती है, आप समझो पहले तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है। तो कंडीशन ऐसी है कि यार बीटा कार्बन पर जो है वो क्या होना चाहिए, कीटो ग्रुप होना चाहिए, है ना, कि CO ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया, बीटा हो गया, है ना। तो यहां पर जो है वो क्या होना चाहिए, एक तरीके से CO ग्रुप होना चाहिए। तो केवल इसको हीट करोगे तो यहां से CO2 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। और CO2 बाहर हुई तो पीछे जो है वो आपको क्या मिला, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा इस तरीके से, CH3CO और ये CH3, ये कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। अब यार ये कैसे हो सकता है, आप ये समझो जरा कि ये कैसे हुआ। तो इस मॉलिक्यूल में क्या है ना कि भैया एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आप देखो कि इस मॉलिक्यूल में क्या होता है, ये रिएक्शन ऐसे चलती है, इस कंपाउंड को मैं यू लिख सकता हूँ CH3, ये C डबल बॉन्ड O, है ना। और फिर जो है वो ये हमारे पास आया क्या, CH2, और ये है भैया CO, और ये है O, और ये है H। आप देखो जरा कि इस तरीके का ये कंपाउंड है, ठीक है। और इसमें जब रिएक्शन चलेगी तो ये जो कंपाउंड है ना, इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले तो यहां से देखो क्या होगा, सबसे पहले कि ये जो है ना कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, H+ के फॉर्म में फ्री हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, क्योंकि CO2 एक गुड लिविंग ग्रुप है तो यहां से जो है इस तरह से CO2 बाहर हो जाएगा। और ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। मैं इसको जो थोड़ा सा ठीक बना देता हूं, है ना। देखो दोबारा देखते हैं इसको, हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये ऐसा है CH3, है ना, इसको मैं यूं बनाता हूं CO, और ये आया CH2, और ये है हमारे पास क्या, COOH, C डबल बॉन्ड O, और ये O, और ये H, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होगा, सबसे पहले जब आप इसको हीट करते हो तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, H+ को। तो यहां से एक तो CO2 बाहर हो गई, और CO2 बाहर होने के साथ ये एक कंपाउंड बना CH3, यहाँ आ जाएगा C, और ये यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, और साथ में जो है यहाँ पर आएगा क्या, डबल बॉन्ड, और ये CH2। इस तरीके से जो बीच में एक साइक्लिक आप ये बोल सकते हो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अब ये क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH है,
और डबल बॉन्डेड कार्बन पर OH आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनॉल। और ये हमेशा जो है इसमें क्या हो जाता है, टोटमराइजेशन हो जाती है, तो इसमें हो जाएगी टोटमराइजेशन कि ये वाला बॉन्ड तो इधर शिफ्ट कर दो और हाइड्रोजन को कार्बन पर शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये कंपाउंड बनेगा। तो इस तरीके से जो है इस पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, यानी कि बीटा कार्बन पर कौन सा ग्रुप होना चाहिए, कीटो ग्रुप होना चाहिए, CO ग्रुप होना चाहिए, उनको केवल आप हीट करते हो तो जो केवल हीट करने से ही CO2 बाहर हो जाती है, आपको सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है बात। दूसरा जो है वो इसी के जैसा मैकेनिज्म भी उसकी सेम ही होगी, और ये है भैया जी बीटा इम्यूनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बीटा इम्यूनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो बीटा इम्यूनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इस तरह के कंपाउंड R, और ये मान लो CH2, यहां पर मान लो अपने पास है इम्यूनो ग्रुप NH, और यहां आया CH2 और ये आया COOH। ठीक है, ये है भैया बीटा इम्यूनो कार्बोक्सिलिक एसिड। केवल जो है वो इसको क्या करोगे, हीट करोगे, तो केवल हीट करने से ही यहां से क्या हो जाएगी, CO2 बाहर हो जाएगी, केवल हीट करने से ही CO2 बाहर हो जाएगी। और हीट करने से CO2 बाहर होगी तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि कंपाउंड बनेगा RCH2 और कार्बन डबल बॉन्ड NH, और यहाँ आ जाएगा क्या, CH3। ये कंपाउंड बनेगा। कहने का मतलब देखो, वैसे तो सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन को तो हम क्या बोलते हैं, एमाइन, तो ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमाइन बोलेंगे, इमाइन। तो एक तरीके से इमाइन का फॉर्मेशन होता है। ये दूसरे कंपाउंड अपने पास हो गए। तीसरे जो कंपाउंड होते हैं ना, वो है भैया अपने पास जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर आप जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को भी हीट करते हो तो केवल हीट करने से ही डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। देखो जी, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा पॉइंट है जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है भैया जी, समझो कि जो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनको अगर हम हीट करेंगे तो यहां पर भी हीट करने से ही CO2 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। देखना कैसे, कि जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब तो आप समझते होंगे ना कि एक ही कार्बन पर दो क्या है, COOH ग्रुप है। ठीक है, ये वाली कंडीशन है। तो इसको अगर हीट करोगे तो यहां से एक CO2 बाहर होगी, ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों बाहर निकल जाएंगे। ये ठीक बीटा कीटो एसिड के जैसा ही है। वहां पर तो देखो बीटा कार्बन पर जो है ना, या बीटा कार्बन जो है वो कौन सा था, CO ग्रुप था, है ना, और यहां पर जो है ये अल्फा हो गई, ये बीटा, बीटा पर जो है वो COOH ग्रुप है। तो ऑलमोस्ट वैसा ही मैकेनिज्म होता है ना। और यहां पर जो है वो किसी एक से CO2 बाहर निकलेगी, और जो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया जी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये तो था कैसा, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ये हमारे पास जो तीन तो ये एसिड है, इनको केवल हीट करने से ही क्या हो जाएगी, CO2 बाहर हो जाएगी। बहुत ही आसान सा काम है, सिंपल सा काम है। एक दो एग्जांपल जो है वो इस पर हम देखते हैं। देखो, हाँ जी, जैसे ये एक कंपाउंड है अपने पास, ठीक है, और आपको जो है वो इसको हीट करना है, और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया। कुछ एग्जांपल है, इनकी बात हम करते हैं। सॉरी, ये सारे एग्जांपल चेक करने हैं भैया। आपको यह भी पूछ सकता है कि इस कंपाउंड को हीट करने पर, एक मोल को हीट करने पर एसटीपी पर CO2 का कितना वॉल्यूम मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो एक ही बात है ना, आपको ये चेक करना कि कितने COOH ग्रुप ऐसे हैं जिनका डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है केवल हीट करने पर। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है ना, तो ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा,
और अल्फा के बाजू में क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो भैया यहां से क्या हो जाएगी, CO2 बाहर, और CO2 बाहर हुई तो ये आया C डबल बॉन्ड O। सिंपल सा काम है ना। सेम टू सेम ऐसे ही ये देखो, ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन कैसा होता है, अल्फा होता है। तो ये तीनों के तीनों अल्फा है, और ये वाला जो है ना ये बीटा है। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में बीटा पर कीटो ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में भी बीटा पर कीटो ग्रुप है, तो इन दोनों का तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में जो बीटा पोजीशन है इस पर कीटो ग्रुप नहीं है, तो यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। और यहां पर कंडीशन ऐसी आएगी अपने पास जो है वो, ये तो आया CO और यहां पर है COOH, ये हमारे पास कंडीशन आएगी। ठीक, यहां चेक करो कि ये अल्फा और ये अल्फा है ना, ये बीटा और ये भी बीटा है। अब यार यहाँ पर बीटा कीटो एसिड तो कोई सा भी नहीं है, लेकिन ध्यान दो जरा, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर है कि एक ही कार्बन पर 2 COH है, तो यहां से CO2 और यहां से CO2। जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर कंपाउंड जो है वो ये वाला बनेगा। ये एक एक COH जो है ना वो क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, ये कंपाउंड बनेगा। क्लियर है बात। फिर यहां चेक करते हैं, देखो भैया ये जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे पहले हीट किया, ये CO2 क्या हो जाएंगे, बाहर। एक ही CO2 बाहर होगा, दोनों CO2 बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक CO2 जो है वो हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, है ना, क्योंकि जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते तो मोनो में कन्वर्ट होता है ना, तो इसलिए एक CO2 बाहर। ये भी जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक CO2 तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होने के कारण बाहर हो गई। फिर दूसरा देखो, यहां पर ये अल्फा है ना, और इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, तो ये दोनों के दोनों बीटा कीटो एसिड भी हो गए, तो इसलिए यहां से जो है वो CO2 एक एक और बाहर हो जाएगी। तो हमारे पास यहां पर कंपाउंड बनेगा, ये यहां आया CO और यहां पर क्या आ जाएगा, COOH। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। जैसे भाई हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, जैसे CH3 है और यहां पर है D, यहां है अपने पास COOH और ये है COOH। ठीक है, इसको हीट किया, तो इसको हीट किया तो ये देखो ध्यान से कि एक ही कार्बन पर क्या है, 2 COH है, तो एक ही कार्बन पर 2 COH है, तो किसी एक कार्बन से क्या हो जाएगा, CO2 बाहर। तो एक कार्बन से CO2 बाहर होगा तो यहाँ पर आएगा हमारे पास क्या, CH3, या H या D और ये COOH। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव बना है ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके दोनों फॉर्म बनेंगे, D भी बनेगा और साथ में L भी बनेगा। ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है ना, तो ये है भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ जेम डाई, मतलब हीटिंग इफेक्ट, या यूं कहो कि इस तरीके के जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे इनको केवल और केवल हीट करने से ही इनमें से CO2 क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, हाँ तो भैया देखो इसी में हम एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है ना, यहाँ है CH3, ये है COOH, ये COOH, यहाँ हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है और ये क्या है, CH3। और इसको जो है वो हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हीट करने पर ध्यान से देखो ये क्या है, एक जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे, कहीं से भी हम CO2 हटा सकते हैं। तो आपने CO2 हटाई तो भैया देखो CH3 और ये D, ये H और ये है CH3। मान लो आपने ये वाला CO2 यहाँ से इसका डिकार्बोक्सिलेशन करवाया तो यहाँ तो आएगा COOH और ये H। भैया जी जितनी पॉसिबिलिटी यहां से CO2 बाहर होने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी यहां से CO2 बाहर होने की भी है, दोनों की रिएक्टिविटी तो सेम ही है। तो इसके साथ ही ये जो कंपाउंड है ना ये भी बनेगा, CH3H और ये आएगा COOH, ये D और ये यहां पर जो है वो अपने पास क्या आया, H और ये CH3। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन आएगी। ये दोनों कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, डाइस्टीरियोमर्स जो है वो आप बोल सकते हो। तो ये यहां पर बनेगा क्या, डाइस्टीरियोमर्स, डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो यहां डाइस्टीरियोमर्स बनेंगे। जबकि ऊपर वाले में देखो जितनी पॉसिबिलिटी यहां से CO2 हटने की है तो उतनी पॉसिबिलिटी यहां से है, तो इसलिए यहां पर जो है वो दो मिरर इमेज बनेंगे। एक तो ये बना, इसके साथ इसका मिरर इमेज बना, और दोनों जो 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा। तो यहां क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्लियर है बात। तो इस तरीके से जो वो रिएक्शन चलती है। एक कंपाउंड है अपने पास, है ना, देखो एक एग्जाम्पल और इसमें हम देखते हैं।
हाँ भाई, ये हमारे पास एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड जो है ना भैया जी, इस कंपाउंड को, ठीक है, ये जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, है ना। तो ये क्या है, एक बीटा कीटो एसिड है कि बीटा कार्बन पर क्या है, कीटो ग्रुप है, तो ये एक बीटा कीटो एसिड है। तो बीटा कीटो एसिड को अगर हम डायरेक्टली हीट करते हैं तो मैंने कहा कि केवल हीट करने से CO2 बाहर होती है, लेकिन इस बीटा कीटो एसिड को केवल हीट करने से CO2 बाहर नहीं होगी। हाँ, अगर इसको आप सोडा लाइम के साथ हीट कर दो, NaOH और ये CaO के साथ अगर आप इसको हीट करोगे तो बिल्कुल इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो CO2 बाहर हो जाएगी और ये वाला कंपाउंड जो है वो मिलेगा। अब ये कैसे हुआ, तो समझना ये कि इसको हीट करने से CO2 बाहर इसलिए नहीं होती है क्योंकि याद करो ये मैकेनिज्म जो है वो मैंने इसकी मैकेनिज्म आपको बताई थी, और इसकी मैकेनिज्म जो है बीटा कीटो एसिड की मैकेनिज्म अभी जस्ट बताई है मैंने कि साइक्लिक जो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इसकी मैकेनिज्म में आप देखोगे कि पहले क्या बनेगा, इनॉल बनेगा, और इनॉल में जो क्या होगी, टॉटोमेरिज्म होगी, और इसका जो इनॉल है ना, इनॉल ये जो है वो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पॉसिबल नहीं है, ये क्या है, अनस्टेबल है। यहां पर पहले क्या बनता है, इनॉल बनता है, जबकि इस रिएक्शन में जो वो क्या बनता है भैया जी, कार्ब एनाइन बनता है। और ये चीज मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं कि जो ब्रिज हेड एटम होता है उस पे जो डबल बॉन्ड या sp2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं है, रेस्पेक्टिवली नेगेटिव चार्ज जो है यहां पर स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। तो ये वाली रिएक्शन तो हो सकती है लेकिन ये वाली रिएक्शन नहीं हो सकती कि कारण क्या है, पहले इनॉल बनता है, इनॉल आगे टोटामराइज होकर क्या बनाता है, कीटो बनाता है, इसलिए यहां पर ये रिएक्शन नहीं होती है। केवल हीट करने से CO2 इसमें बाहर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, पहले इनॉल बनता है, यहां पर जो सोडा लाइम के साथ हीट करोगे तो रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है बात। फिर देखो कि इसी में हम एक छोटा सा पॉइंट यहीं पर कवर कर लेते हैं, हालांकि जो पॉइंट है ना वो एल्केन का नहीं है, हम यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की बात कर रहे हैं। देखो हमें ओवरऑल क्या करना है, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस कवर करनी है। तो एक छोटा सा पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो यहीं पर हम कवर कर रहे हैं, और पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है कि भैया जी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स का हीटिंग इफेक्ट जो है वो हमें पढ़ना है। ये समझो कि भाई डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे मैंने आपको जीओसी में ओम्स गैप बताया था ना, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ठीक है, सक्सिनिक एसिड, तो वो सारे के सारे जो वो क्या है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और यहां पर हम उनका ही हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। हमारे पास कंडीशन ऐसी है भाई, ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर जो इसकी वैल्यू मान लो n है ना, बीच में कितने भी CH2 हो सकते हैं। तो ये देखा जाता है कि अगर n की वैल्यू 0 या फिर 1 है, ठीक, n की वैल्यू कितनी है, 0 या फिर 1, तो यहां से जो है वो CO2 बाहर होगा, है ना, CO2 बाहर होगा। और एक तरीके से जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया जी किसमें, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। और यहां पर जो CO2 क्या हो गई, बाहर हो गई, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, फिर देखो, अच्छा n की वैल्यू जो वो अगर 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। कहने का मतलब ऑक्जेलिक एसिड को हीट करोगे तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। n की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास, मेलोनिक एसिड बन जाएगा, तो यहाँ पर जो क्या, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड बन जाएगा। फिर सेकेंड केस ऐसा है, इसी में COOH और जैसे CH2, यहाँ N और यह है COOH। अब यार अगर जो है वो n की वैल्यू, n इज इक्वल टू, ये हो जाए अपने पास 2 और 3 हो जाए, ठीक है, n की वैल्यू 2 और 3 है, तो यहां पर जब रिएक्शन होगी ना, तो रिएक्शन में देखो जी क्या होगा, एक तरीके से आप ये बोलोगे कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूं कि डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, इसका डिहाइड्रेशन होगा। ये हमारे पास कंडीशन है, ये CH2 और ये N और ये CO और ये OH, यहाँ CO और ये OH, इस तरीके से यहां से क्या हो जाएगा भैया जी, H2O बाहर होगा। यहाँ CO2 बाहर हो रही थी, यहाँ पर क्या बाहर होगा, H2O बाहर होगा, और कंपाउंड जो है वो ये वाला बनेगा CH2N, ये आया CO और ये आया CO और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है साइक्लिक एनहाइड्राइड, तो यहां पर बना क्या, साइक्लिक एनहाइड्राइड।
ठीक है, कि n की वैल्यू 2 और 3 होगा तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन नहीं डिहाइड्रेशन होगा। फिर यहाँ देखो कि अगर n की वैल्यू, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है, ये OH, ये दूसरा जो है वो अपने पास क्या है OH, और अब n की वैल्यू जो है वो 4, 5 या 6 आ जाए तो भैया इस केस में इसका डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा और डिहाइड्रेशन भी होगा, दोनों काम होंगे। कहने का मतलब यहाँ से इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर होगा, ये H2O बाहर गया, और इस तरीके से यहाँ से CO2 भी क्या हो जाएगा बाहर, तो H2O और CO2 दोनों बाहर होंगे, और यहाँ पर जो है कंपाउंड ये बनेगा भैया जी CH2N, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये है भैया जी साइक्लिक कीटोन। तो इस केस में साइक्लिक कीटोन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात? तो ये है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट। जैसे इस पर एक दो हम एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ जी, जैसे आप ये देखना, यहाँ पर है अपने पास CH2, ये COOH, ये COOH। हालांकि ये एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, इसको हीट किया है ना। एक कंडीशन ऐसी है CH2, ये CH2, COOH, और ये COOH, एक ही एग्जांपल है। एक ये हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, ये देखो, एक ये एग्जांपल है, ठीक है। एक हमारे पास ये एग्जांपल है कोई, COOH, ठीक है, ये एग्जांपल है। कहने का मतलब यहां पर आपको नंबर ऑफ कार्बन देखने बीच में, कितने कार्बन है। यहां जैसे मैंने CH2 लगाया तो CH2 होना कोई जरूरी नहीं है, आपको बीच में कार्बन देखने हैं कि कार्बन कितने हैं, है ना। तो यहां देखो जरा कि ये क्या है, एक ही कार्बन पर n की वैल्यू कितनी है, 1। तो मैंने अभी कहा n की वैल्यू 0 या 1 है तो केवल डी कार्बोक्सिलेशन होगा और CO2 बाहर निकलेगा। तो यहां डी कार्बोक्सिलेशन हम करवा देते हैं, यहां पर बनेगा क्या, CH3COOH, ये CO2 बाहर हुआ, है ना, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और ये वही बात है, आप देखो ये क्या है, एक जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ही कार्बन पर 2 COOH ग्रुप आ गए, और जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने पर CO2 क्या होती है, बाहर होती है। यहां पर देखना जरा कि यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा भैया CH2 और ये ऑक्सीजन और ये एनहाइड्राइड बनेगा, एनहाइड्राइड, ठीक है। ओम्स गैप मैंने बताया था ना आपको, ओम्स गैप। तो ऑक्जेलिक एसिड में n की वैल्यू 0, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, क्योंकि ये सक्सिनिक एसिड से बना है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है भैया जी थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, है ना। एक रिएक्शन होती है अपने पास गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो उस रिएक्शन में हम थैलिक एसिड भी काम में लेते हैं। तो यहां जब रिएक्शन होगी तो n की वैल्यू देखो इसमें कितनी है, बीच में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है ना। तो यहां से भी आप क्या करोगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर करोगे, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो यहां पर बनेगा अपने पास क्या, थैलिक एनहाइड्राइड, ये बनेगा भैया जी, है ना, ये है थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहां पर देखना जरा, ये क्या है अपने पास, ये है एक तरीके से फ्यूमरिक एसिड और मैलिक एसिड, 2 बताए थे ना। तो ये मैलिक एसिड का है, मैलिक एसिड सिस होता है, फ्यूमरिक एसिड कैसा होता है, ट्रांस, तो इससे बन जाएगा अपने पास मैलिक एनहाइड्राइड, है ना। इसको तो मैं मिटा देता हूं, n की वैल्यू कितनी है, 2 हो गई ना, तो बिल्कुल मैलिक एनहाइड्राइड यहां पर बनेगा। हाँ जी, देखो इसको अगर मैं हीट करूंगा तो यहां से जो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर, तो ये है मैलिक एनहाइड्राइड, ये H और ये CO और ये अपने पास ऑक्सीजन, ये CO, मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो है वो पहले भी बताया था, आप याद करो कि जब हम बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं 450 पर तो ये कंपाउंड बनता है, ठीक है। और अगर कम टेम्परेचर पर करवाओगे 300 पर तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, है ना। तो ये है, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो ये हमारे पास कोई एग्जांपल है CH2 और ये CH2, ये CH2, ये CO और ये OH और ये है CO और ये OH, और इसको हीट कर दिया। अब n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है, तो n की वैल्यू 4, 5 या फिर 6 होती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों काम करवाते हैं। हमें डी कार्बोक्सिलेशन भी करवाना है, तो ये तो मान लो करवा दिया डी कार्बोक्सिलेशन, और हमें डिहाइड्रेशन भी करवाना है, तो यहाँ से CO2 भी बाहर हुआ
और H2O भी बाहर होगा, है ना। तो यहाँ जो है वो क्या बनेगा, साइक्लिक कीटोन बनेगा। देखो कितने कार्बन का, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 कार्बन का जो इस तरीके से क्या बना, साइक्लिक कीटोन। ये कंडीशन है। क्लियर है बात। तो भैया ये है अपने पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट। बहुत ही सिंपल सा काम है। अब देखो कि हम बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एल्केन बनाने के मेथड। और एल्केन बनाने के मेथड में सारी रिएक्शन हमने देख ली। एक रिएक्शन हम और देखते हैं, देखो कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है, देखिएगा कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस। ठीक है भैया जी, देखो एक तो हमारे पास होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, RMGX ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड एक, और एक होता है हमारे पास गिलमांस रिएजेंट, देखो RMGX। ये तो होता है भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, एक होता है R2CuLi, इसको हम बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। ठीक है, ये दो रिएजेंट होते हैं। और कोरे हाउस सिंथेसिस में हम काम में लेंगे, दोनों के दोनों ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक, ये दोनों ही ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। कहने का मतलब इन दोनों में ही जो मेटल है वो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, ये भी मैं बता देता हूं। इसका काम होता है आपको R- देना, और इसका भी काम होता है आपको R- देना। और R- जो है ना, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। दोनों से जो वो आपको क्या मिलता है, R- मिलता है। तो होगा ये, जैसे मान लो एक छोटा सा पॉइंट हम पहले देख लेते हैं। RX है, रिएक्शन हमने करवाई मान लो RMGX के साथ। ठीक है, जब रिएक्शन होगी तो यहां से आपको क्या मिला, R- मिला, और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा, जहां इसको पोलरिटी दिखेगी, जहां इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वहीं अटैक करेगा। तो यहां देखो जरा कि यहां हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो ये R- यहां अटैक करेगा, यहां से जो X क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो हमें जो है यहां पर मिलेगा R बोले तो हाइड्रोकार्बन, और साथ में जो है यहां पर क्या मिल जाएगा, MgX2। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये तो है RMGX। ये रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है ना, ये रिएक्शन की मैकेनिज्म है SN2। ठीक है यार, SN2 तो अभी हमने पढ़ी नहीं, कोई बात नहीं, इसके बाद में पढ़ लेंगे SN2 रिएक्शन। ठीक है ना, अब जस्ट हम NSR स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। तो SN2 रिएक्शन जो है ना क्या होती है, हम बात करेंगे। तो हमारे पास ये तो है RMGX की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ। ठीक ऐसी ही रिएक्शन R2CuLi डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, है ना, ये भी जो बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन जो है वो देता है। तो RX, है ना, और साथ में जो हमने क्या ले रखा, R2CuLi, सेम टू सेम। यहां से आपको क्या मिलेगा, R- मिलेगा। ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये जो वो यहां पर अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर हो गए, क्या बनेगा, R बनेगा। ये भी रिएक्शन कौन सी होती है, SN2। एक छोटा सा पॉइंट मैं बता देता हूं, SN2 रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है वो कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होना चाहिए, उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जैसे ये सबस्ट्रेट है, तो दिस सबस्ट्रेट शुड बी लेस हिंडर्ड। ठीक है, इस पर स्टेरिक इंटरेस्ट जो है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। क्लियर है बात। तो ये है हमारे पास एक बात। अब फिर देखना जरा कि ये रिएक्शन जो है वो चलती कैसे है। तो मैंने कहा SN2 से चलेगी, इस पर स्टेरिक इंटरेस्ट कम से कम होना चाहिए। हमारे पास ये कोई एग्जाम्पल है R-X, और साथ में है भैया जी R2CuLi। तो यहां से क्या मिलेगा आपको, R- मिलेगा। ये R- R- पर अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये बाहर हुआ, क्या बना, R' बोले तो हाइड्रोकार्बन, है ना। अब देखो भैया, यहां ये जो हाइड्रोकार्बन या एल्केन है ना, हम जनरली जो है वो इससे क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। ये एल्केन बनाने का मेथड है कोरे हाउस सिंथेसिस, है ना। और इससे जो एल्केन बनता है वो बनता है कौन सा, अनसिमेट्रिकल। हालांकि सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं,
लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन बढ़िया अमाउंट बनाने के लिए कि भाई अनसिमेट्रिकल एल्केन का गुड यील्ड आपको बनाना है, अच्छा अमाउंट आपको बनाना है, तो उसके लिए क्या काम में ले, वुड्स रिएक्शन तो काम में ले नहीं सकते। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था वुड्स रिएक्शन। तो यहां पर अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है उसके लिए वुड्स रिएक्शन हम काम में नहीं ले सकते, काम में आ ही नहीं सकती वुड्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि वहां पर तो अगर आप दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड काम में लोगे तो जो है वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन तो यहां पर बिल्कुल भी काम में नहीं आएगी। तो फिर क्या करें, गिलमान रिएजेंट काम में लो, आप कोरेहाउस सिंथेसिस काम में लो। इससे जो है वो हम क्या करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन की गुड यील्ड बनाते हैं। अगर आपको सिमेट्रिकल एल्केन की अच्छी यील्ड बनानी है, अच्छा अमाउंट बनाना है, तब आप काम में लो वुड्स रिएक्शन, और अनसिमेट्रिकल के लिए काम में लो क्या, गिलमांस रिएजेंट यानी कोरेहाउस सिंथेसिस। हाँ, यहां से हम जो है वो सिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्यादा बेटर मेथड कौन सा होता है, वो होता है वुड्स रिएक्शन। ठीक है ना। तो मैं ये लिख देता हूं, दिस रिएक्शन is used to prepare unsymmetrical alkanes in good yield। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल एल्केन जो है वो आपको बनाना है, अच्छे अमाउंट में बनाना है, तो आप जो ये काम में लोगे। ठीक है, तो ये हुई बात। अब देखो, जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पर है CH3Cl और रिएक्शन हमने करवा रखी है CH3 और ये CH2 ट्वाइस CuLi के साथ। तो सीधा सा काम, यहाँ से आपको क्या मिलेगा भैया, C2H5 माइनस मिलेगा, और ये C2H5 माइनस CH3 पर अटैक करेगा, यहाँ से Cl क्या हो गया, बाहर हो गया, और Cl बाहर हुआ तो यहाँ पर मिलेगा CH3 CH2 और ये CH3। ये एक तरीके से रिएक्शन हुई है ना। फिर देखो ज़रा कि ये हमारे पास कोई एक तरीके से कंपाउंड है, ये Cl है और CH3 ट्वाइस CuLi ये है। रिएक्शन हमने करवाई, यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 माइनस मिलेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, बाहर, तो यहाँ पर मिलेगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो कोई भी हो रिएक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस बोलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, देखना जरा। क्वेश्चन ऐसा है कि भैया यहाँ पर तो है Rx और साथ में हमने ले रखा है R2CuLi, है ना। और जब रिएक्शन हुई, तो रिएक्शन जब हुई तो यहाँ पर हमने जो एल्केन बना रखी है ना, वो हमने एल्केन ये वाली बना रखी है। ठीक है, या यूँ मानो कि इसको रिएक्शन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ क्वेश्चन को। एक तो कंडीशन ऐसी है CH3 CH3 और यहाँ है Cl और यहाँ हमने ले रखा है CH3 ट्वाइस CuLi, और एल्केन जो है वो ये वाला बना हुआ है ना। इस रिएक्शन की स्पीड है भैया जी R1, और एक हमारे पास कंडीशन ऐसी है CH3Cl और साथ में ये वाला न्यूक्लियोफाइल हमने ले रखा है CH3 और ये ट्वाइस CuLi, और इस रिएक्शन की स्पीड है R2। अब दोनों में प्रोडक्ट एकदम सेम है, सिमिलर प्रोडक्ट है। आपको ये पूछ लिया कि कौन सा ज्यादा होगा, है ना, या चार स्टेटमेंट दे दिए, चार ऑप्शन दे दिए कि विच इज करेक्ट और इनकरेक्ट, R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 इज ग्रेटर देन R1, R1 इक्वल टू R2, इस तरीके से। तो अब कौन सा वाला जो है वो रेट ज्यादा होगी, किसकी रेट ज्यादा होगी, तो आप समझना कि रिएक्शन जो है वो चलती है कौन से मेथड से, SN2 से। ये भी SN2 से गई और ये भी रिएक्शन SN2 से। और मैंने कहा SN2 रिएक्शन का कंसेप्ट ये होता है कि जो हमारा सबस्ट्रेट है ना, वो क्या होना चाहिए, कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होना चाहिए। यहां पर भाई सबस्ट्रेट, देखो एक चीज मैं बता देता हूं, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ये SN2 रिएक्शन देता ही नहीं है। यहां हुआ क्या है, ये हुआ है CH3 माइनस, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से Cl बाहर होगा। लेकिन भाई ये कार्बन इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड है कि CH3 का अटैक होगा ही नहीं, है ना। CH3 आसानी से अटैक कर ही नहीं पाएगा। जबकि यहां पर ये जो है वो आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन सा मिला, ये बड़ा न्यूक्लियोफाइल मिला, कोई दिक्कत नहीं है, ये आसानी से जो इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। यहाँ से Cl क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। ये वाली रिएक्शन कन्वीनियंट है, क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट हमारा कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला है। तो ये कंसेप्ट ये है कि गिलमांस रिएजेंट के साथ जब आप कोरेहाउस सिंथेसिस करवा रहे हो, SN2 रिएक्शन चलती है और सबस्ट्रेट जो है वो क्या होना चाहिए, कम स्टेरिक हिंड्रेंस वाला होना चाहिए, तो रिएक्शन होगी। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, R2 इज ग्रेटर देन R1,
ये कंडीशन है, ठीक है, R2 ज्यादा होगा। फिर देखो बाकी जो है वो इस पर और बातें जो है वो SN2 क्या होती है, कैसे चलती है रिएक्शन, और कौन सी चीजें ध्यान में रखना है, कौन सा कंपाउंड SN2 देता है, कौन सा कंपाउंड SN2 नहीं देता है, ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे ना। अब अगला टॉपिक अपना यही है NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल में SN2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट यहां पर ध्यान में रखना है, और पॉइंट ये है फॉर्मेशन ऑफ गिलमांस रिएजेंट, ठीक है, कि गिलमान रिएजेंट का फॉर्मेशन जो है वो हम कैसे करवाते हैं। तो बहुत ही आसान सा काम है भैया जी। सबसे पहले आपको क्या करवाना होता है, RX की रिएक्शन करवानी होती है, ठीक है। तो RX की रिएक्शन हम करवाते हैं सबसे पहले लिथियम के साथ, है ना, Li। तो लिथियम के साथ जब रिएक्शन हुई तो यहां पर भैया जी इसके जो है ना सबसे पहले हमारे पास बनेगा भैया RLi, और साथ में जो है वो यहाँ पर LiX जो है वो क्या हो जाएगा बाहर, 2 लिथियम के मॉलिक्यूल काम में आएंगे। फिर आगे जो RLi बना है, RLi, इसकी रिएक्शन जो है वो हम करवाते हैं CuX के साथ। अब इसके 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं, तो हमें यहाँ पर मिलता है R2CuLi, और साथ में जो एक और LiX का मॉलिक्यूल क्या हुआ बाहर, और ये जो R2CuLi है ये क्या है, अपना गिलमान रिएजेंट है। तो यहां पर समझना जरा कि अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया, CH3Cl है, ठीक है, सबसे पहले लिथियम के साथ रिएक्शन करवाई, सेकंड स्टेप में CuCl के साथ रिएक्शन करवाई, और थर्ड स्टेप में जो है ना वो उसने रिएक्शन करवा दी इस कंपाउंड के साथ, ठीक है। तो अब देखो कि ये रिएक्शन कौन सी है, आप समझना कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, पहले एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ करवा रखी है, ठीक। सेकंड स्टेप में जो भी बना उसकी रिएक्शन जो है वो CuX यानी CuCl के साथ करवा रखी है। थर्ड स्टेप में जो है जो भी यहां पर बना, इन दोनों रिएक्शन में जो भी बना उसकी रिएक्शन जो है किसके साथ करवा रखी है आपने, इस कंपाउंड के साथ। अब सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली मेथड भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो CH3Cl है ना, रिएक्शन करवाई Li के साथ, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, यहां पर क्या बनेगा CH3Li बनेगा। फिर आगे रिएक्शन हुई किसके साथ, CuCl के साथ, और CuCl के साथ रिएक्शन होगी तो इसके अकॉर्डिंग गिलमांस रिएजेंट बनेगा, तो CH3 ट्वाइस और CuLi ये बना। क्लियर है बात। फिर इसके बाद में जो है वो आगे रिएक्शन यहां पर नहीं रुकेगी, ये तो है साइक्लोहेक्सेन, ये Cl। अब आगे रिएक्शन होगी कौन सी, कोरे हाउस सिंथेसिस। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, CH3 माइनस मिलेगा, और ये CH3 माइनस यहां अटैक करेगा, और यहां से Cl क्या हो गया बाहर, तो यहां पर प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा। क्लियर है बात। अब ये तो है पूरी कंप्लीट रिएक्शन की कैसे क्या करना है, कौन सा स्टेप बना, कौन सा प्रोडक्ट बना, कैसे बना। डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर ये सारा एरो पर लिखा हुआ मिल जाए आपको, तो सीधा सा काम यहां से हैलोजन हटाओ और यहां से हैलोजन हटाओ, इन दोनों को पकड़ के जोड़ दो, ये काम आपको करना है। जैसे एग्जांपल के लिए एक ऐसा ही एग्जांपल हम और ले लेते हैं। हाँ जी, कि भैया एग्जाम्पल हमारे पास, या इसको भी क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख देता हूं मैं। जैसे ये है, ठीक है, और रिएक्शन जो है वो सबसे पहले करवा रखी है Li के साथ, सेकंड स्टेप में रिएक्शन जो है वो यहाँ पर करवा रखी है CuCl के साथ, थर्ड स्टेप में रिएक्शन करवा रखी है CH3Cl के साथ। तो अगर कोरे हाउस सिंथेसिस है, आप रिएक्शन को आइडेंटिफाई करोगे सबसे पहले, फिर इसके बाद में क्या करो, यहाँ से हैलोजन हटाओ, यहाँ से हैलोजन हटाओ, और यहाँ पर क्या बनेगा PH और ये CH3, ठीक है। तो ये रिएक्शन है भैया कोरे हाउस सिंथेसिस। एल्केन बनाने के मेथड कंप्लीट है, जितने भी रिएक्शंस है एल्केन बनाने की सारी हमने देख लिए। अब मैं वापस से बता देता हूं, वुड्स रिएक्शन भी हम काम में लेते हैं, लेकिन वो तो काम में लेते हैं सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के, और कोरे हाउस सिंथेसिस हम काम में लेते हैं किसके लिए, अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो कि रिएक्शन तो हो गई, एल्केन की कुछ रिएक्शंस और है, जैसे आइसोमेराइजेशन हो गया, एरोमेटाइजेशन हो गया, है ना, इसके अलावा कंबशन की रिएक्शन हो गई, है ना, पायरोलाइसिस है, पार्शियल कंबशन है, 2-3 छोटी छोटी रिएक्शंस बाकी है, और एनसीईआरटी की रिएक्शन है, इसलिए हम उनको भी क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, और फिर ये जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट है, ठीक है ना। देखिएगा, तो भाई टॉपिक है सम अदर रिएक्शंस ऑफ एल्केन, ठीक है।
एल्केन की कुछ हमारे पास अलग रिएक्शंस है। देखो जरा, सबसे पहली जो रिएक्शन है यह है भैया आइसोमेराइजेशन। ठीक है, कहने का मतलब नाम से पता चल रहा है कि यहां पर क्या होगा ना कि एक आइसोमर जो है वो दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा आइसोमेराइजेशन में। ठीक है, जैसे ऐसा कैसे होगा, तो सिंपल सा काम ये करना है कि कोई भी एल्केन है उसको AlCl3 HCl के साथ हीट करना है। ठीक है ना, तो मैं ये लिख देता हूं कि व्हेन नॉन ब्रांच्ड एल्केन और ब्रांच्ड एल्केन, ठीक है, आर हीटेड, ठीक है, आर हीटेड विथ AlCl3 HCl, then non-branched alkanes will be converted into branched alkane, ठीक, and branched alkane will be converted into, देखो, more branched alkane, more branched alkane, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम है कि आपको क्या करना, कोई भी एल्केन है चाहे उसमें ब्रांचिंग हो चाहे ना हो, है ना, तो क्या करेंगे, उसको AlCl3 HCl के साथ हीट करेंगे। तो अगर ब्रांच्ड एल्केन है तो उसमें तो और ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ जाएगी, ब्रांचिंग और ज्यादा हो जाएगी, और अगर स्ट्रेट चेन है या ब्रांचिंग नहीं है तो उसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। जैसे यूं समझना कि हमारे पास जो है वो ये है, ठीक है, पेंटेन, ये क्या है, एन पेंटेन। तो एन पेंटेन अगर है, फॉर्मूला क्या है, C5H12। तो अगर आपने इसको क्या किया, AlCl3 HCl के साथ इसको हीट कर दिया तो क्या होगा, अभी कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग हो जाएगी, ये लो। ठीक है, इसका भी फॉर्मूला क्या है, C5H12 है। ठीक, तो ये कंडीशन आएगी। तो एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, इसलिए रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन बोलते हैं। अगर मान लो ब्रांचिंग है ऑलरेडी, कि जैसे इसमें ब्रांचिंग है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको हीट करोगे AlCl3 HCl की प्रेजेंस में, तो भैया इसमें ब्रांचिंग जो है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी, ब्रांचिंग इसमें बढ़ जाएगी, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो कि जो अगली रिएक्शन है अपने पास वो है एरोमेटाइजेशन, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, एरोमेटाइजेशन देखिएगा। हाँ भाई, एरोमेटाइजेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है क्या बनेगा, कोई ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है ना, तो भैया एरोमेटाइजेशन या फिर बोल दो साइक्लाइजेशन, है ना, क्या रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल सा काम है। जैसे हमारे पास है एन हेक्सेन, ठीक है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, जैसा एनसीईआरटी में है वैसा ही हमें पढ़ना है, कोई चीज इसमें चेंज नहीं करनी है। तो एन हेक्सेन है, कुछ ऑक्साइड है, जैसे हमारे पास Cr2O3 है, या फिर V2O5 हो सकता है, या फिर यहाँ पर जो है वो MO2O3 हो सकता है। इसको 773 केल्विन पर, है ना, 10 to 20 ATM प्रेशर पर आपको एन हेक्सेन को क्या करना होता है, हीट करना होता है। तो इसका एरोमेटाइजेशन होता है, और इसके और एरोमेटाइजेशन से क्या बनता है भैया जी, बेंजीन बनता है। ठीक, फिर इसके बाद देखो एन हेक्सेन तो हो गया, अगर यहीं पर आप एन हेप्टेन काम में लेते हो तो सेम टू सेम इन्हीं सारी कंडीशन में इससे भी बेंजीन वाला कंपाउंड ही बनेगा, बस टोलुइन बनेगा। ये हमारे पास रिएक्शन है किसकी, एरोमेटाइजेशन की। ठीक है, फिर इसके बाद देखो जरा कि तीसरी रिएक्शन है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है भैया जी, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, दो तीन रिएक्शन है इसमें, ये भी सारी एनसीईआरटी की ही कॉमन जनरल रिएक्शंस है। अब देखना जरा कि सबसे पहली जो रिएक्शन है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में, हमारे पास है एक तरीके से CH4 मीथेन,
ठीक है। और मेथेन को आपको क्या करना है भैया जी, कॉपर के साथ 573 केल्विन पर जो है इसको क्या करना है, O2 के साथ हीट करना है। मेथेन प्लस O2 है तो इसको जो कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करोगे, तो जब हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, मैथेनॉल में, CH3OH में ये कन्वर्ट होगा। इसको मैं रिएक्शन को अगर बैलेंस करूं तो यहाँ पर CH4 और ये क्या है, हाफ O2। ठीक, ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन है। ठीक, ऐसे ही देखो होता यह है कि हर एक रिएक्शन कैटलिस्ट स्पेसिफाइड होती है, मतलब जो कैटलिस्ट होता है ना वो अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। अगर आपने कैटलिस्ट बदल दिया तो भैया प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। जैसे इसी रिएक्शन में अगर आपने कैटलिस्ट बदल दिया कि रिएक्शन जो है ना वो O2 के साथ आपने करवाई भैया जी MO2O3 की प्रेजेंस पे, तो यहां पर प्रोडक्ट बदल जाएगा, यहां पर क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, HCHO। ठीक, ये बनेगा। और केवल प्रोडक्ट ही ध्यान में रखना, आगे जो रिएक्शन को बैलेंस करो चाहे ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोडक्ट कम से कम ध्यान में रखना है, ये याद ही रखनी पड़ेगी। और जैसे मान लो हमारे पास है एथेनॉल, ठीक है, या एथेन है, इसकी रिएक्शन करवाते हो आप मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में, CH3COO2Mn, है ना। तो मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन होता है किसका, एसिटिक एसिड का, CH3COOH का फॉर्मेशन होगा। हाँ तो भाई देखो जरा कि नेक्स्ट जो है वो अपने पास इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास ये एक कंपाउंड है CH3 और ये CH3 और ये है H, ठीक है, आइसोब्यूटेन। तो अगर आइसोब्यूटेन का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं ना KMNO4, वैसे तो जनरली हम बोलते हैं कि एल्केन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, लेकिन आइसोब्यूटेन एक ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन अलग तरीके से होता है और यहाँ पर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो इसके ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको भैया ध्यान ही रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। और फिर देखो एक आधी रिएक्शन और है, वो भी हम अभी खत्म कर लेते हैं। एक है अपने पास रिएक्शन विथ स्टीम, रिएक्शन विथ स्टीम, ठीक है। तो स्टीम के साथ रिएक्शन, भैया जी सिंपल सा काम है, CH4 है ना, H2O स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन हमने करवाई, निकिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इसको क्या करना है, निकिल की प्रेजेंस में हीट करना है, तो कंपाउंड बनेगा CO और साथ में 3H2, है ना, ये रिएक्शन होगी। और CO प्लस 3H2 का जो ये कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वाटर गैस भी बोलते हैं। एक होती है CO प्लस N2 जिसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो कि एक और है पायरोलाइसिस, ठीक है, या फिर क्रैकिंग, पायरोलाइसिस बोल दो या क्रैकिंग बोल दो, है ना। पायरोलाइसिस या क्रैकिंग की रिएक्शन क्या होती है कि जो हमारे पास हायर मेंबर्स है एल्केन के, ठीक है, उनको आपको क्या करना होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करना होता है, तो वो क्या होते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन में ब्रेक हो जाते हैं। जनरली जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री होती है या जो केरोसिन का प्योरिफिकेशन है या केरोसिन का फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वो पेट्रोलियम के प्योरिफिकेशन से ही बनता है, जो क्रूड ऑयल होता है। तो उन सब में जो ये हम मेथड काम में लेते हैं। क्या करना है, जैसे एक एग्जांपल के लिए हमारे पास C6H14 है, ठीक है, इसको आपने 773 केल्विन पर जो क्या कर दिया, हीट कर दिया। अलग अलग हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये C6H12 साथ में H2 में ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये C4H8 साथ में C2H6 में ये ब्रेक हो जाएगा, जैसे C3H6, है ना। और साथ में जो है वो अपने पास यहाँ पर जो है वो मिलेगा C2H4 और CH4, इस तरीके से जो है ये क्या होगा, अलग अलग हाइड्रोकार्बन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और सबका क्या मिलता है आपको, मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस बोलते हैं या फिर क्रैकिंग बोलते हैं। फिर जैसे एक है हमारे पास डूडेकेन, ये भी एनसीईआरटी की ही रिएक्शन है भैया, सारी की सारी, है ना। और ध्यान रखना इनसे डायरेक्टली ही क्वेश्चन आएगा, कोई इनमें जो समझने वाली चीज है नहीं, याद ही रखनी पड़ेगी। C12H26, है ना, इसको जब हम क्या करते हैं, निकिल या फिर प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में 973 केल्विन पर भयंकर हीट करते हैं, हायर टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं, तो ये भी जो क्या होता है C7H14, ठीक है, और साथ में C5H10, ठीक है, तो इनमें क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है C5H10, है ना, और साथ में अदर हाइड्रोकार्बन,
ठीक है, इन सब का क्या मिलता है, इसमें मिक्सचर मिलता है, इन सब का जो है वो क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। कि हायर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो लोअर मेंबर में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलती है। ठीक है, फिर भैया जी एक रिएक्शन और है अपने पास, कंबशन। ठीक है, तो कंबशन की रिएक्शन में हमारे पास सीधा सा काम है, क्या है, CnH2n+2 ऑक्सीजन के साथ हमें जलाना है, तो NCO2 और साथ में क्या बनेगा भैया जी, अपने पास H2O बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा N+1, टोटल ऑक्सीजन हो गया इधर तो कितना 3n और इधर N+1 है ना, तो 3n मतलब 2n यहाँ से और n+1 यहाँ से, तो 3n+1, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना, 3n+1/2। ये लो जी, आप जो है वो अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही है, ये हाइड्रोकार्बन के कंबशन की रिएक्शन है, आप चाहो तो सेम टू सेम ऐसे ही CnH2n, एल्कीन की भी मैं साथ में लिख देता हूँ, O2 के साथ इसको कंबशन करवाओगे तो कार्बन कितने हैं, n, तो जितने कार्बन उतने तो CO2, जितने हाइड्रोजन है 2n है ना, तो यहाँ पर जो है वो क्या लिखूंगा, H2O। यहाँ पर तो हम हाइड्रोजन का एटम काउंट कर रहे हैं, इधर क्या है, H2 है, तो यहाँ पर कितना लगाना पड़ेगा, n, तभी तो 2n, और ये जो है वो 2n होगा ना, कि भाई ये 2n हो गया, इधर भी कितना है, 2n है। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए, 2n, इधर n, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 3n/2 आ जाएगा। ये हमारे पास एल्कीन की हो गई। एल्काइन का भी लिख सकते हैं, CnH2n-2 और ये O2, यहाँ पर ये तो आ जाएगा NCO2 और ये आ जाएगा कितना, n-1 H2O। ठीक है, तो आप देख लो जरा कि ऑक्सीजन कितना हो गया, 2n तो यहाँ से हो गया, प्लस 3n-1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3n-1/2 है ना, ये एल्काइन का हो गया। तो ये है भैया कंबशन की रिएक्शन। एक और एनसीईआरटी में रिएक्शन जो दे रखी है ना, हालांकि एल्केन तो कंप्लीट है, छोटा सा पॉइंट है भैया जी, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन। ठीक है, देखो, या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एसिटिलीन। ठीक है, तो भाई देखो जरा कि एसिटिलीन बनाने के लिए हम एसिटिलीन बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3, इसको हीट करते हैं तो बनता है CaO और CO2, CO2 बाहर होती है। इस CaO को हम कार्बन के साथ हीट करते हैं, कार्बन के साथ इसको हीट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaC2 में, और साथ में यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी, बाहर, और CaC2 होता है क्या, कैल्शियम कार्बाइड। और भैया इस कैल्शियम कार्बाइड का आपको क्या करवाना होता है, इसको पानी में मिलाना होता है, तो इसको जब आप पानी में मिलाते हो तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटिलीन में, और साथ में जो है यहाँ पर क्या बनता है, CaOH2 है ना। तो ये रिएक्शन है भैया, सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की है, लास्ट की जितनी भी है सारी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन के सारे एग्जांपल जो है वो हमने देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपके पूरी समझ में आई होगी। एनसीईआरटी पूरी जो है वो यहाँ तक कवर हो चुकी है, हाइड्रोकार्बन की ऑलमोस्ट सारी रिएक्शन हो चुकी है, कुछ एक एग्जाम्पल बाकी है, जैसे एलिमिनेशन के हो गए, NSR के भी कुछ एग्जाम्पल बाकी है, वो धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। तो यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।